नमस्कार दोस्तों आज हम क्लास 12th समाजशास्त्र का अध्याय नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारत में संरचनात्मक परिवर्तन, परंपरा एवं आधुनिकता, औद्योगिकरण और नगरीकरण। यानी आज के इस चैप्टर में हम औद्योगिकरण और नगरीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके कुछ अध्ययन बिंदु हैं, यानी कि इस लेसन में हम कौन कौन से पॉइंट को पढ़ेंगे उसके बारे में इसमें बताया गया है। और फिर हम स्टार्ट करते हैं जो मेन है इसमें, यानी स्टार्टिंग होती है संरचनात्मक परिवर्तन, यानी कि संरचना में परिवर्तन कैसे आया, पहले का जो काल था और आज के काल में क्या क्या परिवर्तन हुए, उसके बारे में इस अध्याय में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे है औपनिवेशिक काल। औपनिवेशिक काल यानी कि जब अंग्रेज़ों का काल था, समय था, अंग्रेज़ आए, उन्होंने हमारे यहाँ क्या क्या व्यवस्था की, यानी पहले के जो समय से लेकर के पहले का जो टाइम था उस समय क्या क्या कार्य हुए उसके बारे में इसके अंदर है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसके। ब्रिटिश उपनिवेश यानी कि अंग्रेज़ पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित था, यानी अंग्रेज़ों के समय जो व्यवस्था थी वो पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित थी। ठीक है। पूर्व औपनिवेशिक काल के शासकों ने भारत के आर्थिक आधार पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक व्यवस्था में वृहद स्तर पर हस्तक्षेप किए, यानी कि जो कुछ भी कार्य में संशोधन किया या कार्य को बढ़ाया वो सब अंग्रेजों ने ही किया। अंग्रेजों ने सबसे पहले भूस्वामित्व, फसल चक्रण, फसल निर्माण, उत्पादन प्रणाली, वितरण व्यवस्था सभी को बदला, यानी उन्होंने हर चीज़ को बदल दिया। हमारी अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों में उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। उसके अलावा उन्होंने अपने हितों की आवश्यकता हेतु जंगल पर भी नियंत्रण कर लिया और जनजातियों, चरवाहों के सामने आवास, पशुचारण की समस्या उत्पन्न हो गई। यानी अंग्रेज़ों ने जब इस प्रकार के कार्य किए तो जो जनजातियां थी जो जंगलों में रहती थी तो उनके सामने यानी कि आवास रहने की और पशुओं को चराने की समस्या पैदा हो गई थी। और इसमें कुछ पढ़ते हैं, इधर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। जैसे कि हम जानते हैं कि समय के अनुसार परिवर्तन होना ज़रूरी है, हर कार्य में परिवर्तन ज़रूरी है, हमें समय के अनुसार चलना चाहिए। पहले के समय में जो परिवर्तन थे और आज के समय में जो परिवर्तन है दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। उसके अलावा ऐसी कोई भी वस्तु, संस्था, समाज अथवा इकाई नहीं है जो एकदम स्थिर हो, यानी कि अभी तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो वहाँ का वहीं पर स्थिर हो, टिका हुआ हो। परिवर्तन की गति कम ज़्यादा हो सकती है, यानी कि परिवर्तन होने में समय ज़रूर लगता है, उसकी गति यानी कि उसकी जो स्पीड है वो कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन परिवर्तन होता ज़रूर है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इसमें। और उसके बाद अंग्रेज आए थे। जब अंग्रेजों ने अपने आर्थिक हितों की अधिकतम पूर्ति हेतु भारतीय लोगों की गतिशीलता में वृद्धि की, चाय के बागान लगाए, चाय के बागानों के लिए जो श्रमिक है वो बिहार, झारखंड से मंगवाए गए थे, वहाँ से लोग आए थे। यानी कि अंग्रेजों ने जो विकास कार्य किए हैं वो अंग्रेजों ने ही किए। इससे पहले बहुत सारी जातियां जो हमारे यहाँ भारत में शासन करके गई है, जैसे उसमें से शक है, हुण है, कुशाल है, मंगोल है, अरब, ये इन जातियों ने भी भारत पे बहुत ज़्यादा असर डाला था। यहाँ तक कि मुस्लिम समाज का भी भारत पे काफ़ी असर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहा वो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल का रहा, यानी अंग्रेज़ों का रहा। अंग्रेज़ों ने अपनी जो भाषा थी यानी कि अंग्रेजी पद्धति, यानी कि वो भारतीयों पर अंग्रेजी भाषा को लागू करना चाहते थे। यानी उनका कहना था कि जो ज्ञान है जो भारतीय अपनी प्राकृत भाषा में लेते हैं वो प्राकृत भाषा के स्थान पे अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य रूप से लागू करने के हित में थे। उसके बाद हम पढ़ते हैं परंपरा और आधुनिकता, यानी कि जो हमारे रीति रिवाज है, जो आज का टाइम है, आधुनिकता, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, परंपरा और आधुनिकता व्यवहार में एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। समाज के विकास ने दो ध्रुवों की भांति मानते हैं। परंपरागत समाज आधुनिक समाज का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक, राजनीतिक, शैक्षणिक आदि क्षेत्रों में अनुसरण करते हैं। यानी कि हम अपने रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, चाहे वो पहले के हों चाहे आज के हों। आज के समय में कुछ कम करते हैं, यानी कि रीति रिवाजों को। परंपरा का संबंध प्राचीनता से है, प्राचीन काल से रहा है। हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए जो हमारे रीति रिवाज, विश्वास, धर्म जो भी हैं उनको वो हमें यानी विरासत में मिले हैं, उनको हम फॉलो करते हैं।
और एडवर्ड शील्ड जो थे उनका कहना था कि परंपरा समाज द्वारा चेतनापूर्वक जानबूझकर पुराने मानदंडों के प्रति स्वीकार की गई एक युक्ति है। स्वीकार करने वाली जनता यानी जानता है कि अमुक रीति रिवाज या व्यवहार करने वाला जो है वो पहले से चला आ रहा है, समाज में मान्य है। यानी एडवर्ड शील्ड टोटल बात यह है कि जो समाज के अंदर जो परंपराएं हैं वो बहुत प्राचीन काल से समय से चली आ रही है और समाज ये जानता है कि उनको फॉलो करना है या नहीं करना है। फिर उसके बाद योगेंद्र सिंह ने अपनी पुस्तक में मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस में लिखा, इसकी 4 विशेषता बताई कि इसकी भारतीय परंपरा की कौन कौन सी विशेषता थी, जैसे संपूर्णता है, संस्तरण है, प्रलोकवादी है और निरंतरता है। संपूर्णता यानी कि सभी परिवार है उनको एकजुट होना चाहिए। संस्तरण का मतलब है जो भी ऊंच नीच की व्यवस्था है इस वो यानी कि जातियों में जो है ऊंच नीच की व्यवस्था वो एक जैसी होनी चाहिए, यानी जाति गुण लक्ष्य की व्यवस्था को स्थापित करते हैं। और इसमें असमानता को भी संस्थागत रूप दिया गया है। और इसी प्रकार गुण सत तम रज लक्ष्य मोक्ष ये क्रमशः संस्तरण में आते हैं, यानी कि कुछ ऐसे लक्ष्य रखे गए हैं जैसे कि जो हमारे गुण है ये सभी गुण हैं, और लास्ट इसमें जो सबसे लास्ट में आएगा वो मोक्ष आएगा। अर्थ धर्म क्या होता है, यानी कि आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, अर्थ से आशय पैसों से भी होता है। परलोकवादी जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष है। अंतिम समय में जो व्यक्ति है वो संन्यास ले लेता है। निरंतरता परंपरा का मूल आधार है और इसमें कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा भी निरंतरता की पोषक होती है। लोग कहते हैं कि व्यक्ति कर्म से महान होता है, कुछ लोग कहते हैं कि जन्म से महान होता है, लेकिन वास्तव में कर्म से ही महान होता है। और लोगों की ये भी मान्यता है कि लोगों का पुनर्जन्म होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। एडवर्ड शील्ड के अनुसार परंपरा और परंपरागत समाज न तो पूर्णतः परंपरागत है, न ही आधुनिक समाज पूर्णतः परंपरा से मुक्ति, यानी कि आज का जो समाज है ना तो पहले जैसा है और जो पहले जैसा पहला जो समाज था वो पूर्णतः परंपरागत नहीं था। भारतीय समाज में 2 प्रकार के परिवर्तन हैं, एक तो प्रत्यक्ष जो बिल्कुल समय समय के साथ चेंज होते रहते हैं, और एक है संरचनात्मक यानी कि जो परंपरागत है, जैसे जैन, बौद्ध, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज के चिंतकों ने अपने विचारों में भारतीय परंपरा में परिवर्तन किए, यानी कि जो पहले जो धर्म आए उन्होंने समय समय पर हमारी परंपराओं में चेंज किया। संरचनात्मक का मतलब है कि भारतीय प्रसंस्कृतिकरण वह प्रक्रिया जिसमें एक संस्कृति के तत्व प्रतिमान की रीतियाँ दूसरी संस्कृति के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, और यानी जिसके अंदर ऐसी रीतियाँ या रिवाज या अस्तित्व जो अपना अस्तित्व खो चुके हैं, लेकिन अब वो दूसरी नई संस्कृति में जब प्रवेश करते हैं तो जो पहले का अस्तित्व है वो भी कुछ हद तक उन्हें दिखाई देता है, यानी उनकी संरचना दोबारा बनने लगती है। आधुनिकता यानी मॉडर्नाइजेशन, आप जानते हैं कि आजकल की जनरेशन, आजकल के लोग किस प्रकार से सोचने समझने की शक्ति रखते हैं, क्योंकि आजकल जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी का टाइम है, साइंस का टाइम है। तो आज के टाइम में भी योगेंद्र सिंह ने भी मॉडर्नाइजेशन के 4 लक्षण बताए हैं, व्यक्तिवादिता, समानता, परिवर्तन के प्रति आस्था, धर्मनिरपेक्षता, ये इसके कुछ 4 प्रकार हैं। परंपरा व आधुनिकता में क्या संबंध है, देखिए परंपरा का मतलब जो हमारे रीति रिवाज, और आधुनिकता मतलब जो मॉडर्नाइजेशन है, आज की जो परंपरा है यानी कि आज के लोग हैं, उन दोनों में क्या संबंध है। पहले के लोग, पहले की वेशभूषा, पहले के रीति रिवाज किस प्रकार के होते थे और आज उसमें क्या चेंज आया है, यही इन दोनों में डिफरेंस है बड़ा। लेकिन फिर भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमें पढ़ लेते हैं। जैसे आर्थिक क्षेत्र में विकास हुआ है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था में विकास हुआ है, और उसके बाद परंपरागत रेशों का पतन हुआ है, परंपरागत पेशों का पतन हुआ है, नवीन पेशे यानी कि पहले वाले जो कार्य थे वो खत्म हो गए, नए कार्य विकसित हो रहे हैं। और कृषि के परंपरागत तरीके जैसे बैल, ऊंट, पशुओं ने जुताई बुआई होती थी, उनके स्थान पर मशीन, यानी कि हर कार्य मशीनों के द्वारा होता है। और कार्यरत लोगों की संख्या बढ़ी है, और सेवा के बदले सेवा और वस्तु के स्थान पे मुद्रा का प्रचलन बढ़ा है, यानी अगर आप किसी को वस्तु देते हैं तो वस्तु के बदले आपको मुद्रा देनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे। श्रम विभाजन भी बढ़ा है, देश की जनसंख्या में नगरीय अनुपात बढ़े, यानी देश के लोग बढ़ने लगे हैं, नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई। नगरीकरण का मतलब कि नगर के यानी कि जो नगर है उसकी जो जनसंख्या में वृद्धि होना ही नगरीकरण होता है, यानी जनसंख्या का बढ़ना नगरीकरण है, तो उसमें भी वृद्धि हुई है। और मेन इसके फैक्ट है जैसे चिकित्सा सुविधा में, शिक्षा में, प्रति व्यक्ति औसत आय में, और वंशानुगत नेतृत्व के स्थान पे आजकल डेमोक्रेटिक नेतृत्व का
यानी कि लोग वंशानुगत न होकर के, यानी राजा का बेटा राजा ऐसे न बन करके आजकल प्रजातांत्रिक प्रजा का ही यानी कि जनता के द्वारा चुना जाता है, यानी सब कुछ जनता ही है आज के समय में, तो उसका विकास हुआ है। परंपरागत संचार के जो साधन है जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट का विकास हुआ है। मौखिक के स्थान पे लिखित का विकास हुआ है। महिलाओं को उनके हक मिलने लगे हैं, अवसर बढ़े हैं उनके। और उसके बाद भाई भतीजावाद। अब देखिए कुछ ये चीज़ें भी हैं जो आजकल के टाइम में बढ़ी हुई है, जैसे भाई भतीजावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद जैसी संकीर्णताओं के स्थान पर राष्ट्रवादी भावनाओं में वृद्धि हुई है। कुछ हद तक ये भी चीज़ें हैं और कुछ हद तक ये चीज़ें कम भी हुई है। धार्मिक कट्टरता के स्थान पर धर्मनिरपेक्षता में वृद्धि हुई है, यानी लोग अपने धर्म को ज़्यादा महत्व देते हैं, जैसे कि आपको पता है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों को महत्व देना, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक को ही। और फिर है धर्म, प्रजाति, लिंग, रंग आदि के स्थान पर भेदभाव व छुआछूत समाप्ति की ओर है, यानी कि जो कुप्रथाएं थी वो खत्म हो गई हैं। वैश्विक मताधिकार, राजनीति के क्षेत्र में खुली प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला है, यानी कंपटीशन। संयुक्त परिवार के स्थान पर एकल परिवार में इजाफा हुआ, लोग आजकल अलग अलग रहना पसंद करते हैं। कुछ कुप्रथाएं जैसे पहले थी वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन बाल विवाह रोकथाम, यानी कि बाल जो बच्चों का विवाह है उस पर रोक लग गई है। विधवा पुनर्विवाह, जो कि ठीक है। स्त्री संपत्ति अधिकार, यानी कि अब स्त्रियों को भी संपत्ति में अधिकार का पूरा हक है। उत्तराधिकारी, सती प्रथा निरोधक, छुआछूत, ये कुछ पहले के समय में बुराइयां थी जिनका निवारण हो चुका है और जिसके कारण से भारत प्रगति की ओर है। भारत में नारी मुक्ति आंदोलन ने भी गति पकड़ी है, यानी कि नारियों की दिशा भी ठीक हुई है। लोगों ने कृषि पर निर्भरता कम हुई है। सेवा क्षेत्र की ओर ज़्यादा, यानी लोग टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा बढ़े हैं। फिर है कि जागीरदारी, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ है तथा जातीय पंचायतों का महत्व कम हुआ है। कुछ ये चीज़ें हैं जैसे जजमानी प्रथा, पड़ोस जातीय पंचायत के स्थान पर नवीन संस्थाओं का उद्भव हुआ है, समाज ज्ञान का ही। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट हैं। फिर है भौगोलिक दूरी कम हुई है। ये तो आप जानते हैं कि पहले किसी चीज़ को हम भेजते थे तो काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन यातायात की सुविधा, आजकल यातायात के साधन होने के कारण हमें सुविधा हुई है। कुछ घटनाएं जैसे तस्करी के मामले हैं, तलाक है, नशीले पदार्थों का सेवन, ये चीज़ें में वृद्धि भी हुई है, आप जानते हैं। कुछ चीज़ों के फैक्ट होते हैं तो कुछ उसके यानी इफ़ेक्ट भी होते हैं, कुछ प्रभाव और कुछ दुष्प्रभाव। अब औद्योगिकरण मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ। औद्योगिकरण का मतलब है हाथों का इस्तेमाल न करके, यानी जो कार्य हम पहले हस्त उपकरणों से करते थे, हाथों से करते थे, उसके स्थान पे अब मशीनों ने उस कार्य को करना स्टार्ट कर दिया है। वो ही औद्योगिकरण है, उद्योगों का विकास होना मशीनों के द्वारा। फिर भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे एक प्रक्रिया जिसमें वस्तुओं का उत्पादन हस्त उपकरणों के स्थान पर निर्जीव शक्ति द्वारा संचालित मशीनों के आधार पर किया जाता है, यही है। अब सारा कार्य मशीनें करती है, ठीक है। इसमें देखिए 17वीं से 18वीं शताब्दी में यूरोप में इसका विकास स्टार्ट हुआ था, क्योंकि यूरोप, इंग्लैंड जो शहर है, यानी कि इंग्लैंड के अंदर जो ब्रिटेन शहर है, इंग्लैंड ब्रिटेन एक ही है, और उसमें औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ था 1760 में। और यूरोप विशेषकर ब्रिटेन के लोगों के बढ़े हुए उत्पादन के लिए बाजार, नए उत्पादन हेतु कच्चे माल हेतु नवीन उपनिवेश स्थापित किए। तो यानी यहाँ से ब्रिटेन से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, किसकी, औद्योगिकरण की स्टार्टिंग ब्रिटेन से मानी जाती है, ठीक है। और 20वीं शताब्दी जब आई थी तब लंदन जो था वो सबसे बड़ा औद्योगिकरण केंद्र बन गया था। विश्व का सबसे ज़्यादा उद्योगों से विकसित केंद्र कौन सा बना? लंदन बना, ठीक है। और भारतीय समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा वो अपने देख लेते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके भी, जैसे भारत के परंपरागत उद्योग के केंद्रों का पतन हो गया था, यानी बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। सूरत, ढाका, तंजौर, मुर्शिदाबाद, मसूलीपट्टनम का मैनचेस्टर प्रतियोगिता के चलते अस्तित्व कमज़ोर होने लगा। ब्रिटिश संरक्षण के चलते मैनचेस्टर में बने कपड़े भारत की उच्च कोटि की रेशम की तुलना में अत्यंत सस्ते थे, यानी कि जो भारत में चीज़ें बनने लगी थी वो बिल्कुल सस्ती थी, यानी उनकी डिमांड कम हो गई थी। पहले इन वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा थी, जब दूसरे देशों में इन वस्तुओं की कोई आमदन नहीं होती थी, कोई चीज़ें तब नहीं थी। जब दूसरे देशों में ये चीज़ें नहीं थी तब भारत में इनकी डिमांड ज़्यादा थी। जब ये दूसरे देशों में बढ़ने लगी तो भारत में इनकी डिमांड कम हो गई। जैसे नील है, चाय है, या कपड़े, रेशम के कपड़े, लेनिन के कपड़े, इनकी डिमांड पहले भारत में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब ये दूसरे देशों ने भी विकसित कर लिए तो भारत में इनकी डिमांड कम हो गई थी। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता अंग्रेजों ने व्यापार व कच्चे माल
को ब्रिटेन भेजने की दृष्टि से, निर्मित माल को भारत लाने की दृष्टि से इनका विकास किया। ये कुछ क्षेत्र थे जहां इनका विकास हुआ। मुंबई से कपास, कोलकाता से जूट, चेन्नई से कहवा, चीनी, नील, कपास जो है ब्रिटेन को भेजा जाता है, यानी यहाँ से दूसरे देश को भेजा जाता था। ठीक है, यानी यहाँ पर तो वो सस्ते जो भी माल था उनको सस्ते रेट में ख़रीदते थे और फिर उनको वहाँ से संशोधित करके वापस हमारे ही देश में उसी माल को महंगे रेट में बेच देते थे। और कुछ समय के बाद उन्होंने क्या किया कि अपने ही देश में इस चीज़ का, यानी कि जैसे नील की खेती करने लगे या उत्पादन करने लगे इन चीज़ों का, और बाद में हमारे यहाँ पर ये चीज़ें बाहर जाना बंद हो गई और यहाँ पर सब कुछ घाटे में चला गया, यानी कि यहाँ का जो वस्तुएं थी वो बिल्कुल बंद हो गई और इनकी जो डिमांड थी वो कम हो गई। फिर रेलवे का विस्तार भी अंग्रेज़ों के द्वारा ही करवाया गया, क्योंकि जब उद्योगों का विकास होने लगा तो सारी हर चीज़ का विकास भी होने लगा। उसके बाद है औपनिवेशिक काल के पुराने शहरों का उनकी व्यावसायिक गतिविधियां ठप पड़ने से अस्तित्व कमज़ोर हो गया। ब्रिटिश भारत में कोलकाता ऐसा नगर था जो 1660 में जॉब चार्नक नाम से अंग्रेज व्यापारी ने हुगली नदी के तट के 3 गांव कोलिकाता, गोविंदपुर, सुतानुती को व्यापार का केंद्र बनाने के लिए पट्टे पर लिया, यानी कि 1698 में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। ये कुछ फैक्ट थे, यानी कि जो अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में इम्पोर्टेंट कार्य करने के लिए, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किए गए थे। मैं इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपको वही बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कुछ चाय के बारे में भी देख लेते हैं। भारत में 1851 में असम में चाय उद्योग का प्रारंभ, यानी चाय जो बननी स्टार्ट हुई थी वो भारत में कब से और कहाँ से? 1851 में असम से, असम राज्य में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। मेन चीज़ तो ये है। भारत जब स्वतंत्र हो गया तो औद्योगिकरण कैसा था? देखिए, भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक शोषण एक केंद्रीय मुद्दा बन गया था और स्वतंत्रता के बाद सरकार ने कुछ लक्ष्य रखे, जैसे सुरक्षा, परिवहन, संचार, ऊर्जा खनन, इन परियोजनाओं को शामिल किया। और उसके बाद कुछ औद्योगिक केंद्र भी आपने सुने होंगे, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बड़ौदा जिसको आजकल बड़ोदरा बोलते हैं, कोयटुम्बर, और बेंगलोर, पूना, फरीदाबाद, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, दुर्गापुरा, ये जो थे ये औद्योगिक केंद्र थे जो स्वतंत्रता के बाद बने। ठीक है दोस्तों, ये स्वतंत्रता के बाद बने हैं। और देखिए 1991 तक कुल कार्यकारी जनसंख्या में से केवल 28% उद्योगों में कार्यरत थी, जबकि 72% जनसंख्या ऐसी थी जो छोटे छोटे कार्यों में, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों में विकसित थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे तरक्की होती गई वैसे वैसे औद्योगिकरण का विकास होता गया। आज भारत एक कृषि प्रधान देश है। सेवा क्षेत्र, दुकानें, बैंक, ITI, उद्योग, होटल्स, अन्य सेवाओं में अधिक लोग आ रहे हैं। आपको पता है आजकल के टाइम साइंस का टाइम है और लोग टेक्नोलॉजी में ज़्यादा जाना चाहते हैं। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके अलावा उत्पादन का विकास हुआ, नगरीकरण में वृद्धि हुई है, शिक्षा का विकास हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण ने समाज को सुधारा है। यानी उद्योग धंधे बढ़ेंगे तो लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, क्योंकि उनको नौकरियां मिलेगी, उनकी बेरोजगारी कम होगी। नगरीकरण शहरी जनसंख्या में वृद्धि होना और खेती आधारित व्यवसायों के स्थान पर औद्योगिक व्यवसायों की ओर रुझान होना, यानी कि खेती पर आधारित जो व्यवसाय है उनके स्थान पर उद्योगों का बढ़ावा मिलना। फिर है कुल जनसंख्या में ग्रामीण की तुलना में शहरी आबादी में तेज़ी से बढ़ोतरी। आपको पता है लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं, उसका कारण यही है क्योंकि उद्योग धंधों के लिए जाते हैं, कुछ बनने के लिए जाते हैं। तो ये नगरीकरण की एक विशेषता है। जो पुराने नगर थे, जनसंख्या वृद्धि तथा नवीन नगरों की उत्पत्ति होती है, यानी कि पुराने नगर खत्म हो गए और नए नगरों का विकास हो गया है। नगरीकरण की कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएँ, जैसे श्रम विभाजन, श्रम विशिष्टीकरण, यानी कि जो मजदूर लोग हैं जो श्रम करते हैं उनके विभाजन में, यानी कि उनकी रोजगारी में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि उनके कार्य करने का तरीका बदला है। मशीनों द्वारा उत्पादन होता है। और उसके बाद ये बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो पहले मैंने पढ़ा दिए हैं, जैसे संचार, आवागमन में सुविधा हुई है। लेकिन कुछ जैसे भाग दौड़ भरा जीवन है, ये तो आप पता ही, जब आप औद्योगिकरण के मामले में आ जाओगे, उद्योगों में काम करोगे, पूरा दिन काम करोगे, तो आपका जो जीवन एक मशीन के रूप में हो जाएगा, क्योंकि जितना काम मशीन करते उतना ही कार्य फिर शरीर करेगा। उसके बाद प्रदूषण व अवसादजन्य जीवन शैली से संबंधित शारीरिक समस्याएं, कुछ समस्याएं भी, यानी कि अगर आप शहर जाते हो एक एग्जाम्पल के लिए, तो आपके लिए कुछ फ़ायदे भी कुछ नुकसान भी हैं। तो यानी कि दोनों गतिविधियां साथ साथ चलती हैं।
भारत की जनगणना के अनुसार कुल आबादी का 31% नगरीय है। अब देखिए 2011 की जो जनगणना हुई उसमें के अनुसार जो भारत की कुल आबादी है उसका 31.16% जो लोग हैं वो शहरों में निवास करते हैं, जबकि 1951 में ये 17% था और 2011 में बढ़ करके 31% हो गया। 1 करोड़ की अधिक जनसंख्या वाली मेगा सिटीज़ 3 हैं, ग्रेटर मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। अब देखिए भारत में नगरीकरण के क्या क्या प्रभाव है। जातिगत व्यवसाय में परिवर्तन हुआ है, यानी कि जो भी जातियां हैं जैसे ब्राह्मण, बनिया, खाती, सुनार, लोहार, धोबी आदि जात शहरों की ओर यानी कि व्यवसाय के लिए आई है, यानी कि जातियों में परिवर्तन हो गया है। व्यवसाय के कारण अस्पृश्यता की भावना में, यानी कि लोग आजकल छुआछूत है या जो भी कुरीतियां हैं उनको त्यागना चाहते हैं। जातिवाद भावना में अभिवृद्धि हुई है, यानी कि अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो वो जातिवाद व्यवस्था को नहीं मानते हैं। तो जब लोग पढ़ लिख जाते हैं, शहरों की ओर जाते हैं, तो इस चीज़ में कमी आने लगती है। परिवार का रूप बदला है, ग्रामीण शहरी संबंध हुए हैं, यानी कि पहले जब लोग ग्रामीण लोग हैं वो शहरों की ओर पलायन करते हैं तो उनमें असामंजस्य बना है। द्वितीय समूह है संस्थानों के प्रभाव में वृद्धि हुई है, यानी कि टोटल बात यह है कि हर किसी की भावना में वृद्धि हुई है। इंद्रिय परख संस्कृति का प्रभाव देखिए, नगरीय जीवन में खाओ पियो मौज उड़ाओ, ये चारवाक संस्कृति का नियम था। चारवाक ऋषि था, चारवाक ऋषि, और उसने एक नियम दिया था, खाओ पियो मौज उड़ाओ। तो उसी प्रकार से हम ये संस्कृति भी हमारे पे हावी होती जा रही है, यानी कि जितना कमाओ उतना खर्च कर लो। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे पे प्रभाव डालती है। नवीन व्यवसायों की उत्पत्ति हुई है, ये आप जानते हैं, नए नए व्यवसाय आ रहे हैं, जैसे मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है, या दुग्ध पालन है, फल सब्जी फूलों की खेती, ये सब छोटे छोटे कार्य मशीनों के द्वारा अस्तित्व में आए हैं। उपभोक्ता संस्कृति का प्रसार हुआ है, जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर। गांवों में इन चीज़ों की असुविधा थी पहले, लेकिन अब जैसे जैसे समाज बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, इन चीज़ों का विकास हो रहा है। तो ये चीज़ें पहले बहुत मुश्किल से गांवों में पहुंच पाती थी, लेकिन अब आसानी से गांवों में इनकी यानी कि पहुंच पाती है। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, अब आपको पता है अंग्रेजी स्कूल हर जगह हैं, तो यानी कि हम लोग मॉडर्न बनना चाहते हैं, आज के समय के अनुसार चलना चाहते हैं। जजमानी प्रथा, यानी अब काम के बदले नगद पारिश्रम मिलता है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन 1 साल काम करे उसके बाद आपको भुगतान किया जाता था कैसे भी करके, लेकिन अब काम के बदले नगद परिश्रम आपको मिलता है, यानी मुद्रा हाथों हाथ मिल जाती है अगर आप काम करेंगे। अंधविश्वासों में कमी आई है, कुछ अंधविश्वास भी बढ़े, ऐसी कोई बात नहीं है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में परंपरावादी सोच में बदलाव हुआ है। अगर लोग पढ़ लिख जाएंगे तो उनकी सोच चेंज हो जाएगी। महिला सशक्तिकरण जो कि इम्पोर्टेंट है, यानी कि महिलाओं की स्थिति पहले काफ़ी कमज़ोर होती थी, लेकिन आजकल महिलाओं को एक हक दिया गया है, जैसे पढ़ाई का हक है, अब कुछ ज़िंदगी में बनने का हक है, यानी कि उनको कुछ हक दिए गए हैं। पहले पिता की संपत्ति में उसका अधिकार नहीं होता था, लेकिन अब उनको अधिकार दिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। धर्म का राजनीति में हस्तक्षेप, नगरीकरण की प्रक्रिया से अब देखो धर्म जो है वो राजनीति में भी अपना पड़ाव डालता है। और आपको पता है भी फिर, यानी कि जब धर्म राजनीति में आ जाता है तो फिर आरक्षण की बात भी आ जाती है, यानी आरक्षण आपको पता है हर हर मतलब कई जातियों को आरक्षण मिला हुआ उस मामले में। उसके बाद कर्मकांड के प्रभाव में, यानी कि जो पहले के रीति रिवाज जो लोग भगवान के प्रति श्रद्धा भाव नहीं, अंधविश्वास रखते थे, उनमें कमी आई है। मेधा पलायन, ब्रेन ड्रेन। मेधा पलायन, गांवों की अपेक्षा शहरों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता। अब देखो लोग, मेधा पलायन क्या होता है, गांवों से शहर की ओर पलायन करना, क्योंकि गांवों में उन चीज़ों का अभाव होता है। अर्थ पलायन, मेधा पलायन के साथ साथ गांवों में शहरों की तरफ अर्थ पलायन बढ़ा, यानी अर्थ पलायन अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, पूंजी कमाने के लिए। आर्थिक साम्राज्यवाद, आर्थिक उपनिवेशवाद, धन की निकासी गांव से शहर की ओर होने वाले, गांवों में पूंजी का अभाव होने के कारण, तो बस वही चीज़ है, यानी गांवों में हर चीज़ की कमी होने के कारण लोग शहरों की ओर पलायन करें। विश्व व्यापीकरण का प्रभाव, देश जो है अब एक विश्व व्यापी बनने जा रहा है, क्योंकि देश में हर जो टेक्नोलॉजी है, देश में जो विकास की दर है वो बढ़ती जा रही है, और आने वाले समय में भारत देश भी एक विकसित देश कहलाएगा, लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो नगरीकरण और औद्योगिकरण का यानी कि नकारात्मक प्रभाव डालती है, जैसे देख लेते हैं। जैसे देखिए बेईमानी,
मादक द्रव्यों का प्रयोग, घूसखोरी, अपराध, तलाक, तस्करी, कालाबाजारी, मिलावटखोरी, जातीय संप्रभुता, प्रारंभिक समूह का विघटन, दुर्घटनाएं, प्रदूषण, अपहरण आदि अनेक नकारात्मक घटनाएं के भी दर्शन होते हैं। यानी अगर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी, दोनों चीज़ें साथ में ही चलती हैं। तो अगर नगरीकरण के फ़ायदे हैं, औद्योगिकरण के फ़ायदे हैं, तो उसके कुछ नुकसान भी हैं। तो ये है नगरीकरण, आधुनिकरण, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण। ठीक है, तो ये चौथा चैप्टर था जो कि मैंने आपको, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे इसके वो मैंने आपको बता दिए। और इसके बाद हम, ये पार्ट फर्स्ट था, इसके सेकंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि अगर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आपके लिए बेटर होती जाएगी। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय।